हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हमारा पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है, तो एक नज़र इस पर देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो टॉपिक उसने निर्धारित किए हैं, तो इसमें देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या बनाया है। तो पहला टॉपिक आता है इस पाठ्यक्रम में भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। तो भारत का संविधान शासन प्रणाली के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम होगा भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे भारत में यह अधिनियम किस कारण से लाया जाता है, इसके बाद इस अधिनियम में प्रावधान कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर 1919 के अलावा 1935 के अलावा और भी कुछ ऐसे अधिनियम है जो आपको पढ़ना जरूरी होगा, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर देखते हैं कि हमारे भारत में ये जो अंग्रेज सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए थे, तो ये अधिनियम ही हमारे भारतीय संविधान का मुख्य आधार बनते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संविधान सभा। तो हमारे भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था, इसमें सदस्य कितने थे। ठीक है, इसके बाद में इस संविधान सभा के तहत कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है संघीय कार्यपालिका, मतलब हमारी केंद्र की कार्यपालिका। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एवं संसद हमको पढ़ना होगा। इसके बाद फिर इसी कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री के बारे में, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, ये सब हम संघ की कार्यपालिका में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कहाँ से हमने लिया है, कितने प्रकार के हैं, फिर इसके बाद में किस मौलिक अधिकार को हटाकर कहाँ पर उसको रखा गया है, कौन से संशोधन के तहत इसे हटाया गया है, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य का अर्थ क्या है, कहाँ से लिए हमने, कितने हैं और किस संशोधन के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, वर्तमान में कितने हैं, फिर किस किस संशोधन के तहत कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया है, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है संवैधानिक संशोधन। तो हमारे भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं और इनमें प्रावधान कौन कौन से हैं, ये मैं आपको इसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसी में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वर्तमान में दिल्ली में है, और इसके बाद में इसकी स्थापना हमारे भारत में कब की जाती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसके बाद इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, इनको हटाने का तरीका क्या है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की होती है, हमारे जो न्यायालय होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये आपको मैंने बताया फ्रेंड, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ये मैंने आपको अभी बताया। अब इसके बाद देखिए इसमें संविधान का अर्थ मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर बताया जाएगा आपको राज्य व्यवस्था का अर्थ। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हमें यह तो पता हो कि सब्जेक्ट का, इस विषय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहले देखिए इसमें संविधान का अर्थ क्या है। अब जो संविधान शब्द होता है तो यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो दो शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला होता है सम, दूसरा होता है विधान। तो सम का मतलब क्या होता है, समान, और इसके बाद फिर विधान का अर्थ होता है कानून। तो सभी के लिए समान कानून या सभी के लिए समान विधि, इसको कहते हैं संविधान। तो ये तो हमने दो शब्दों में बांटकर इसका अर्थ आपको बताया है। अब इसके बाद में फिर तो ये हो गया सभी के लिए कानून या सभी के लिए समान विधान। अब इसके बाद में जो संविधान होता है, तो संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण होता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो संविधान को इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये जो अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, इसी का हिंदी रूपांतरण होता है संविधान। अब इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द होता है, तो यह लैटिन भाषा के, याद रखना फिर,
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है यह लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर से मिलकर बना है। और इस कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो इस कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत, ये इसका अर्थ होगा फ्रेंड, आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूटर शब्द होता है यह कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द होता है यह लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला देखिए यहाँ फिर इसका एक अर्थ क्या हो जाएगा संविधान का। तो संविधान नियमों या उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा या जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, इसे हम संविधान कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चाहे भारत का संविधान हो, चाहे विश्व के किसी भी देश का संविधान हो, यह किस रूप में होता है? तो लिखित दस्तावेज होता है। अब इसमें कुछ नियम और उपनियम इसमें लिखे होते हैं और इसी के अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, सरकार को चलाया जाता है। तो हमारे भारत की बात करें हम, तो भारत में भी सरकार किसके अनुसार कार्य करती है? तो सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान के खिलाफ किसी भी देश की सरकार कार्य नहीं कर सकती। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, राज व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो ये तो मैंने बताया आपको अभी संविधान का अर्थ। अब देखिए राज व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो राज व्यवस्था का अर्थ हो जाता है कि जब संविधान को देश में लागू किया जाता है, राज्य में लागू किया जाता है, तो लागू करने के लिए उस देश की सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जैसे हमारे भारत की बात करें हम, तो हमारे भारत में संविधान को लागू करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यही क्या है? राज व्यवस्था है। अब हर देश में हम देखते हैं तो हर देश की राज व्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकती। आ रहा समझ में? हर देश में अलग अलग नियम होते हैं, हर देश का थोड़ा थोड़ा अलग अलग संविधान होता है, तो हर देश की शासन पद्धति अलग अलग होती है। तो हम बात करेंगे किसकी? तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, जिस राज व्यवस्था की बात हमने भी की है, जिस संविधान की हमने बात की है, तो जो इसका अर्थ मैंने आपको बताया है, राज व्यवस्था का अर्थ बताया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसमें आपको याद रखना है, तो कुछ विद्वानों के, कुछ विचारकों के, कुछ दार्शनिकों का इसमें विचार है। तो पहले आपको याद रखना होगा कि संविधान की शुरुआत या राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो इससे पहले कुछ विद्वानों के विचार हैं। तो देखिए इसमें पहले राजनीतिक दर्शन। अब इसको पढ़ने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक दर्शन होता क्या है। तो राजनीति का मतलब राज करने की, शासन करने की नीति राजनीति कहलाती है। और दर्शन क्या होता है? तो दर्शन का अर्थ होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है, तो दर्शन का अर्थ होता है विचार। ठीक है। तो शासन करने की, राज करने की नीति जो होती है उसको राजनीति कहते हैं। और इस राजनीति से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं राजनीतिक दर्शन। ठीक है। तो दर्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? विचार। तो इस राजनीति पर संबंधित सबसे पहले यूनान के एक दार्शनिक थे जिसका नाम था सुकरात। अब ये सुकरात कहाँ के थे फ्रेंड? यूनान के। और यूनान वर्तमान में कहाँ पर है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। ठीक है। तो यूनान वर्तमान में ग्रीस एक देश है, यूरोप महाद्वीप में आता है। और उसके एक दार्शनिक, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, बड़े दार्शनिक थे ये। तो इन्होंने राजनीति पर सबसे पहले विचार प्रस्तुत किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था, ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी जिसके माध्यम से हम इनको वैज्ञानिक तौर पर यह कह सकें कि ये प्रथम राजनीति के पिता थे। ये हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान के जनक थे ये। ठीक है। तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन्होंने राजनीति पर आधारित कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। हाँ, राजनीति पर सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये इन्होंने किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर जो सुकरात थे तो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। ठीक है। इनके शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो था। तो याद रखना फ्रेंड, इन लोगों की एक चेन है। तो जो यूनान देश होता है, मतलब ग्रीस होता है, तो प्रथम कौन थे? सुकरात। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे।
तो सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। और इसके बाद फिर प्लेटो, तो सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो और प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु। अरस्तु और अरस्तु का शिष्य कौन हुआ था? सिकंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक इनकी चेन याद रखना है आपको। एग्जाम में कभी कभी भी क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है कि प्लेटो किसके शिष्य हुए थे? तो ये सुकरात के शिष्य थे। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो ये प्लेटो के शिष्य थे। और जो सिकंदर था, तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये बहुत बड़े बड़े दार्शनिक थे और ये यूनान के रहने वाले थे। अब इसके बाद देखिए कि जो प्लेटो थे, तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो ने एक बुक लिखी थी। तो इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो और प्लेटो ने राजनीति से संबंधित ज्ञान किससे प्राप्त किया था? सुकरात से। अब इन्होंने फिर क्या किया? तो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हुआ रिपब्लिक। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो ये है प्लेटो की, लेकिन पूर्ण रूप से राजनीति पर आधारित यह पुस्तक नहीं थी। पूर्ण रूप से हम इसको राजनीति विज्ञान के जनक नहीं कह सकते प्लेटो को। अब इसके बाद फिर इन्हीं प्लेटो की एक संस्था भी थी जिसका नाम था द एकेडमी। ये आपको याद रखना है। तो प्लेटो ने एक संस्था को स्थापित किया था जिसका नाम था द एकेडमी। और इसी एकेडमी में पढ़ने आते थे कौन? अरस्तु। तो अरस्तु फिर शिष्य हुए किसके? प्लेटो के। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर अरस्तु को, तो अरस्तु ये किसके शिष्य हुए थे? प्लेटो के। अब प्लेटो से ही अरस्तु ने राजनीति से संबंधित समस्त ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो अरस्तु यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे। अरस्तु सिर्फ राजनीति विज्ञान के जनक नहीं थे, और भी कई विषयों के जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जो अरस्तु थे, तो अरस्तु किसका शिष्य थे? ये प्लेटो के शिष्य थे। और अरस्तु भी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी यूनान के रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फिर अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, और उस पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। तो इनकी बुक आपको ध्यान रखना है, ये पॉलिटिक्स इनकी रचना थी, और यह राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक थी। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक या पहली रचना पॉलिटिक्स जिसका नाम है, ये अरस्तु ने ही लिखी थी। इनसे पहले किसी ने भी ये राजनीति पर, पूर्ण रूप से राजनीति पर आधारित पुस्तक नहीं लिखी गई थी। तो इसलिए इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के अलावा इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। और भी अन्य विषयों का जनक भी इन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो अरस्तु थे, तो अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु को प्राचीन काल में संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, तो ये तो हमने आपको बताया यहाँ पर गुरु शिष्य के बारे में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक दर्शन, और राजनीतिक दर्शन के बाद में राजनीति विज्ञान। तो राजनीतिक दर्शन क्या होता है? तो राजनीति से संबंधित जो विचार होते हैं उसको राजनीतिक दर्शन कहते हैं। और जब इन्हीं दर्शनों को विश्व के स्तर पर मान्यता प्राप्त हो जाए एक पुस्तक के माध्यम से, तो फिर यही राजनीतिक दर्शन किसका रूप धारण कर लेते हैं? तो यही राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान हो जाता है। तो विज्ञान का अर्थ हुआ क्या? तो विज्ञान का अर्थ होता है कि सार्वभौमिकता। सबसे पहली विशेषता होती है इसकी सार्वभौमिकता, मतलब सभी देशों में यह समान रूप से लागू हो, तो उसे हम कहते हैं सार्वभौमिकता। तो पहले क्या होता है? तो पहले कोई भी दर्शन अस्तित्व में आता है, मतलब कोई ना कोई विद्वान अपने विचार व्यक्त करता है, और उन विचारों को जब विश्व के स्तर पर मान्यता मिल जाए, विश्व के स्तर पर एक पुस्तक के माध्यम से पूरे विश्व में उसे लोग मानने लगे, उन सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे, तो वही क्या हो जाता है? राजनीतिक विज्ञान हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीति से संबंधित पहले विचार प्रस्तुत किए गए, फिर इनको
एक पुस्तक में लिख दिया गया और पूरे विश्व के स्तर पर इन्हें मान्यता प्राप्त हुई, पूरे विश्व के स्तर पर लोग इन्हें मानने लगे, तो फिर यही विषय क्या हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। तो आज हम देखते हैं कि राजनीति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों का वर्णन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें राज व्यवस्था। तो राजनीति विज्ञान से ही राज व्यवस्था जैसे विषय की उत्पत्ति होती है। तो पहला राजनीति विज्ञान था, उसके बाद फिर उत्पत्ति हुई राज व्यवस्था की। तो आज हम जिस राज व्यवस्था जैसे विषय को पढ़ते हैं, तो राज व्यवस्था क्या है एक्चुअल में, तो राज व्यवस्था एक्चुअल में यह हमारा प्रैक्टिकल रूप होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्या है राजनीति विज्ञान, जबकि उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, राज व्यवस्था है। तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये सिद्धांत वे सिद्धांत, और जब इसको अप्लाई किया जाता है, जब इसको लागू किया जाता है, तो वह होती है राज व्यवस्था। अब हर देश की अलग अलग राज व्यवस्था होती है, जैसे भारत की राज व्यवस्था अलग, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अलग, रशिया की अलग, तो सब अलग अलग देशों की अलग अलग राज व्यवस्था होती है। अब जिस राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो यह राज व्यवस्था मूलतः दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्द कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है इसमें राज मतलब शासन या राज्य, और दूसरा होता है व्यवस्था। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। अब इसमें पहले देखते हैं कि राज का या शासन का या राज्य का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें देखें कि जो राज्य शब्द होता है, तो राज्य शब्द किसको किसको मिलाकर कहा जाता है, तो भूभाग को मिलाकर कहते हैं। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक निश्चित भूभाग होता है, जैसे हमारा भारत है, तो भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, भारत एक निश्चित सीमा में बटा हुआ है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि इधर उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में एक सीमा निर्धारित की गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे भारत की सीमा है। तो भारत में भी एक निश्चित भूभाग है, राज्य इसको कहते हैं। तो राज्य में किन किन तत्वों को शामिल किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है, तो ये 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। तो पहला होता है भूभाग, दूसरा होना चाहिए जनसंख्या। तो भारत में एक निश्चित भूभाग भी है, मतलब एक निश्चित सीमा भी है मध्य भारत की, और भारत का क्षेत्रफल भी है, और यहाँ पर जनसंख्या भी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सरकार भी होती है। फिर इसके बाद में भारत एक संप्रभु देश भी है। अब यहाँ पर हमको भूभाग का, जनसंख्या का, सरकार का अर्थ तो समझ में आया, लेकिन संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता का अर्थ होता है फ्रेंड कि किसी भी देश को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता, तो ऐसे अवधारणा को संप्रभुता कहते हैं, और ऐसे देश को संप्रभु देश कहते हैं। जैसे हमारे भारत में हम देखें, तो भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक संप्रभु देश है। भारत कैसा देश है, तो भारत संप्रभु देश है। तो संप्रभु का मतलब क्या होता है, तो वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय न ले, ऐसे देश को हम संप्रभु देश कहते हैं। ऐसा उदाहरण है हमारे भारत का। तो भारत क्या चीन के दबाव में आकर कोई निर्णय लेता है, नहीं लेता। भारत क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में आकर कोई निर्णय लेता है, नहीं लेता। ठीक है, तो भारत अपने देश के आंतरिक मामलों के निर्णय और बाह्य मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र है। भारत किसी देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता, इसलिए भारत कैसा देश है, तो भारत संप्रभु देश है, और ऐसे अवधारणा को कहा जाता है संप्रभुता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और जो हम या राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये जो 4 तत्व की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 तत्व कहाँ से आए या कब इसकी शुरुआत हुई, कब इनको परिभाषित किया गया था राज्य को, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1933 की बात है, 1933। ठीक है, तो 1933 में मोंटेवीडियो, तो मोंटेवीडियो नाम मिलता है, कहीं पर मोंटेवीडियो नाम मिलता है। तो मोंटेवीडियो या मोंटेवीडियो, तो ये कहाँ पर है और किसकी राजधानी है, तो आपको याद रखना होगा कि जो मोंटेवीडियो है यह उरुग्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है, उरुग्वे की। और उरुग्वे किस महाद्वीप में आता है, तो यह दक्षिण अमेरिका में आता है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेवीडियो। तो 1933 की बात है, 1933 की। तो यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसको कहा जाता है मोंटेवीडियो सम्मेलन।
तो मॉन्टविडियो सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य किसे कहेंगे, तो राज्य को उस समय परिभाषित किया गया कि राज्य में भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी और संप्रभुता होगी, तो उसे हम राज्य कहेंगे। तो उस समय से यह राज्य को परिभाषित किया जाता है और राज्य के 4 तत्व बताए गए थे जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के 4 तत्व कौन से होते हैं, तो ये 4 तत्वों के बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्टविडियो में सम्मेलन कब हुआ था, तो 1933 की बात है। और यह किसकी राजधानी है, तो उरुग्वे की। किस महाद्वीप में आता है, तो दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताया आपको राज्य का अर्थ। अब इसके बाद फिर व्यवस्था का अर्थ क्या हो जाता है, तो व्यवस्था नियम या मौलिक नियमों का समूह होता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपको याद रखना है, तो इसका संपूर्ण एक अर्थ क्या हो जाएगा, तो एक संपूर्ण अर्थ यह हो जाता है कि संविधान को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि भारत सरकार संविधान को लागू करने के लिए विभिन्न नियमों और उपनियमों को बनाती है और उन्हें लागू करती है। तो ये हुआ राज्य व्यवस्था का अर्थ। तो हमारे भारत में संविधान को लागू करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए हमारी संसद ने कई प्रकार के नियम बना रखे हैं, कई कानून बना रखे हैं। जब व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो इनका उल्लंघन करने के लिए उन अधिनियमों के तहत, उन कानूनों के तहत सजा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बताया मैंने आपको यहाँ पर इसका राज्य व्यवस्था का अर्थ। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए शासन प्रणालियाँ। तो विश्व में कितने प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, विश्व में शासन कैसे कैसे किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विश्व में शासन प्रणालियों के कुछ प्रकार हैं। तो पहला प्रकार इसमें हो जाता है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, दूसरा होता है लोकतंत्र शासन प्रणाली और तीसरा हो जाता है राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र शासन प्रणाली। तो ये इतने प्रकार से पूरे विश्व में शासन किया जाता है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो पहला प्रकार होता है राजतंत्र। तो राजतंत्र शासन प्रणाली को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है वंशानुगत राजतंत्र और दूसरा हो जाता है संसदीय राजतंत्र। ये 2 भाग में इसको बांटा जाता है। अब इसके बाद फिर अगला जाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसे इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसे इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अब इनका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा हो जाता है अध्यक्षीय लोकतंत्र और तीसरा हो जाता है समाजवादी लोकतंत्र। ऐसे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। अब इसके बाद देखिए फिर पहला प्रकार इसका राजतंत्र। तो राजतंत्र से अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या समझते हैं आप, तो राजतंत्र से तात्पर्य क्या है, तो देखिए इसका पहला अर्थ क्या होता है, तो वह शासन प्रणाली जिसमें शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तो उसे हम कहते हैं राजतंत्र। तो पुराने जमाने में हम देखते हैं कि जो राजा महाराजा शासन करते थे तो वह शासन पद्धति किस प्रकार की थी, राजतंत्र पद्धति थी। क्यों, क्योंकि उस समय शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। तो ऐसे शासन पद्धति को हम राजतंत्रात्मक शासन पद्धति कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे विश्व में देखें हम तो वर्तमान समय में कुछ सुधारों के साथ यह पद्धति अब भी कुछ देशों में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि विश्व में कुछ ऐसे देश है जहां पर राजा होता है या कहीं पर रानी होती है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक शासन पद्धति आज भी प्रचलित है, परंतु अब बहुत सुधार हो गया है। पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वैसे शासन पद्धति वर्तमान में नहीं है, कुछ सुधारों के साथ इसे चलाया जा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि विश्व के स्तर पर ऐसे इसके 2 भाग होते हैं, मतलब जो राजतंत्रात्मक शासन पद्धति है तो इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था वंशानुगत शासन प्रणाली,
और दूसरी हो जाती है संसदीय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो ऐसे दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो पहला प्रकार इसका देखिए यहाँ पर वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब शासन की संपूर्ण शक्तियां वंश परंपरा के आधार पर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं, तो उसे हम राजतंत्रात्मक शासन पद्धति कहते हैं। और इसी में फिर क्या होता है कि जो भी राजा होता है वह कभी कभी तानाशाह हो जाता है, इसलिए इसे तानाशाही पद्धति भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुराने समय से जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति राजा बनता आ रहा है तो वही इसमें भी राजा बनता रहेगा और एक ही व्यक्ति के हाथों में शासन होगा, एक ही व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्तियां होगी। ठीक है, तो जो वंश परंपरा से चला आ रहा है तो उसी वंश का व्यक्ति इसमें शासन करता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो उदाहरण है इसका विश्व में सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में भी राजा होता है, प्रिंस जिसको कहते हैं। इसके बाद फिर ऐसे अगला देश आ जाता है यहाँ पर ब्रुनेई। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तो है, पर कौन सी? वंशानुगत शासन प्रणाली है। मतलब यहाँ पर वंश परंपरा के आधार पर अभी तक राजा बनते चले आ रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी पीढ़ियां भी राजा बनते रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि संसद भी होगी और राजा या रानी भी होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो संसदीय राजतंत्र ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? संसद से मिलकर और राजतंत्र से मिलकर बना है। तो संसदीय का मतलब हो जाता है संसद भी होगी और राजतंत्र का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति भी होगा, एक राजा भी होगा। तो ऐसे किस देश में ऐसा होता है? तो पहले इसका एक कंप्लीट अर्थ आप समझ लीजिए। तो इस प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व एक नाम मात्र का होता है। यहाँ पर संसद तो होती है, यहाँ पर राजा तो होता है, परंतु इसमें जो राजा होगा यह नाम मात्र का होगा। तो जो राजा होता है या रानी होती है तो इसको राज्याध्यक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य अध्यक्ष होता है वह नाम मात्र का होता है, इसका कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। और वास्तव में देखा जाए तो इसका शासन प्रशासन पर कोई प्रभाव भी नहीं होता। तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है कि जहां पर संसद भी है और वहां पर राजा या रानी भी काम करते हैं? तो इसमें आपको याद रखना होगा ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो राजा होता है उसको क्राउन कहते हैं। ठीक है, और रानी होगी तो क्वीन कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ब्रिटेन का राजा या रानी ये नाम मात्र के शासक होते हैं। यहाँ पर संसद शक्तिशाली होती है। यहाँ पर संसद जो भी निर्णय लेगी, जो भी प्रस्ताव पास करेगी, उन पर राजा को या रानी को हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, तो ये जो शासक होगा या राजा या रानी होगी ये वहाँ पर नाम मात्र के होते हैं सिर्फ। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, अगला आ जाता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो लोकतंत्र शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? तो लोक धन तंत्र बराबर क्या हो जाता है? लोकतंत्र। और लोक का मतलब यहाँ पर क्या है? जनता। और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तो इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जनता का शासन। तो जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना होगा। जनता का शासन यह लोकतंत्र कहलाता है। तो इसी पर आधारित फिर हम देखते हैं कि इसमें संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? तो शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसीलिए इसको जनतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। जनता जब तक चाहेगी तब तक कोई भी शासक अस्तित्व में रहेगा, मतलब सत्ता में रहेगा, जब तक जनता चाहेगी तब तक। ऐसा हम देखते हैं कि हमारे भारत में देखते हैं तो भारत में जिस पार्टी को, जिस दल के नेता को हमारी सरकार हमारी जनता चुनती है, तो जनता जब तक चाहेगी तब तक वह सत्ता में रहेगा। अगर जनता को लगता है कि यह शासक ठीक है या जो भी प्रधानमंत्री बनता है या फिर और जो अन्य नेता होते हैं, इसके बाद में हमारी जनता चाहेगी कि अब यह प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है या यह सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आने वाले चुनाव में हमारी जनता इनको हरा देती है। तो जनता जिसको चाहेगी वह राज करेगा, वह शासन करेगा। तो ये जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। अब इतनी ढेर सारी जनता है तो सारे लोग तो शासन कर नहीं सकते, तो ये जनता की तरफ से
ये नेता वर्ग काम करते हैं। ठीक है, तो यह शक्ति संपूर्ण किसके पास होती है? जनता के पास। अब इसके बाद देखिए, तो लोकतंत्र से संबंधित एक परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो जो अब्राहम लिंकन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं फ्रेंड। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जो आपसे बार बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार लिखिए। तो कई बार एग्जाम में भी लिखने को भी आती है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रमाणिक माना जाता है। बताइए यह किसका कथन है या यह किसकी परिभाषा है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर देखा जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये इसके दो प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष का मतलब या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब शासन प्रणाली में जनता सीधे भाग लेती है तो ऐसे शासन प्रणाली को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक हम देखते हैं तो प्राचीन काल में जनता शासन प्रणाली में सीधे सीधे भाग लेती थी, तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। फिर इसके बाद में प्राचीन काल से हम देखते हैं कि जो यूनान था, तो यूनान मतलब वर्तमान में ग्रीक, तो ग्रीक यूरोप में एक देश है। तो प्राचीन काल से हम देखते हैं कि यूनान के जो नगर होते थे तो उन राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर जनता इकट्ठी होती थी और सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे और फिर उस निर्णय को लागू किया जाता था। तो ऐसा हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा होता था। तो ऐसे होते होते आज भी हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अब जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण जनता शासन प्रणाली में सीधे सीधे भाग लेती है। तो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सभी स्वतंत्र नागरिकों की बैठक होती थी प्राचीन काल में और उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था और फिर उस निर्णय को एग्जीक्यूट किया जाता था, लागू किया जाता था। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड, याद रखना है आपको फ्रेंड, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर जनता सीधे शासन प्रणाली में भाग लेती है। तो जिन देशों में, अब पुराने समय की बात है तो स्विट्जरलैंड में अपन देखते हैं कि जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर जनता सीधे शासन प्रणाली में भाग ले सकती है। लेकिन जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे भारत है, चीन है, तो इन देशों में संभव नहीं है। तो इस कारण फिर क्या होता है, तो यहाँ पर जो शासन प्रणाली होती है तो वह हो जाती है अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? तो अब इसमें जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अब जनता सीधे तौर पर भाग नहीं ले सकती। जैसे स्विट्जरलैंड में अपन देखते हैं कि जनसंख्या कम होने के कारण जनता शासन प्रणाली में भाग लेती है। तो ऐसा जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर इस प्रकार का लोकतंत्र संभव नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, तो अब यहाँ पर जनता सीधे शासन प्रणाली में भाग नहीं लेती है तथा जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि फिर संसद में जाकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की ओर से शासन करते हैं, जनता की ओर से शासन संचालन का कार्य करते हैं या व्यवस्था का संचालन करते हैं। और ऐसी व्यवस्था उन देशों में लागू होती है जहां पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो भारत जैसे देश में हम देखें तो यहाँ पर किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक हो जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कौन सा देश है, तो ये उदाहरण है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र। अब राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके दो प्रकार होते हैं।
तो कार्यपालिका, कार्यपालिका का अर्थ क्या हो जाता है, तो जो भी कानून होता है, विधि होती है, उसे लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और विधायिका क्या काम करेगी, तो विधायिका काम करेगी कानून बनाने का, विधि बनाने का, विधान बनाने का। ठीक है, तो विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की दृष्टि से दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाता है इसमें संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। ये दो प्रकार होते हैं, लेकिन वर्तमान में एक और अवधारणा अस्तित्व में आ चुकी है जिसे हम समाजवादी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमको इसमें तीन भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र। जो समाजवादी लोकतंत्र ये तो बाद की अवधारणा है। तो पहले देखिए इसमें संसदीय लोकतंत्र। अब संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है, तो संसदीय शब्द किससे मिलकर बना है, संसद से। ठीक है, तो इस संसदीय लोकतंत्र में एक मंत्री परिषद होती है जो कार्यपालिका बन जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत की ही बात करें और ब्रिटेन की बात करें, तो पहले मैं भारत के उदाहरण से आपको समझाता हूं। तो हमारे भारत की जो संसद होती है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा होती है और हमारे राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस संसदीय प्रणाली में हम देखते हैं कि इसमें एक मंत्री परिषद होगी और यह मंत्री परिषद किससे चुनी जाती है, तो यह मंत्री परिषद में मतलब जो मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की एक परिषद है जिसको मंत्री परिषद कहते हैं। और ये मंत्री किससे किससे मिलकर बनते हैं, तो इस मंत्री परिषद में हम देखते हैं कि लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। तो ये दोनों ही सदनों के सदस्यों से मिलकर इस मंत्री परिषद का निर्माण होता है और इसमें ये सभी मंत्री साथ साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। और इस शासन प्रणाली में मतलब इस संसदीय शासन प्रणाली में इसमें राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय लोकतंत्र में जो भी राज्याध्यक्ष होगा तो इसमें यह नाम मात्र का होता है और इसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन की बात हम करें तो ब्रिटेन में राजा या रानी यह राज्याध्यक्ष होता है, तो यह सिर्फ नाम मात्र का होता है। फिर इसके बाद में हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति में नाम मात्र के होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भी कोई कार्य नहीं करते, राष्ट्रपति की ओर से सारे कार्य कौन करते हैं, हमारी मंत्री परिषद करती है। और इस मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि सारे कार्य कौन करती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है ये सारे कार्य करती है। और ऐसे ही ब्रिटेन की भी हम बात करें तो ब्रिटेन में भी वहां पर जो मंत्री परिषद होगी तो सारे कार्य मंत्री परिषद करती है। फिर जो राजा रानी होता है ये तो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, इनका काम सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, तो इसमें कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब कार्यपालिका मतलब कौन, तो कार्यपालिका यहाँ पर हो जाती है हमारी मंत्री परिषद। ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसी आधार पर फिर हम देखते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। तो हमारे भारत में निम्न सदन की बात करें तो इसमें हो जाएगा लोकसभा और उच्च सदन की बात करें तो इसमें हो जाता है राज्यसभा। ठीक है, और हमारे राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अब इसके बाद में ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है मतलब ब्रिटेन की जो संसद होगी तो उसके निम्न सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। और वहां पर जो उच्च सदन होता है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। अब इसके बाद में हमारे भारत में निम्न सदन लोकसभा को क्यों कहा जाता है, हमारे भारत में राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, तो जब इनका टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब संसद का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस समय पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर भी थोड़ी सी जानकारी इसमें समझ लीजिए कि जो निम्न सदन होता है हमारे भारत में लोकसभा, तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और फिर इसके बाद में उच्च सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है
और राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। इन कारणों से इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये राजनीतिक प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र की पहली शासन पद्धति, जिसका नाम है संसदीय शासन पद्धति या संसदीय लोकतंत्र, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार इसका अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब अध्यक्षीय लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इस प्रकार की जो शासन पद्धति है, तो इस प्रकार की शासन पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह अध्यक्षीय लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि इस शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जनता सीधे सीधे वोट डालती है। लेकिन हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग सीधे सीधे नहीं लेती, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे भारत में वोट डालते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे वोट डालती है। ठीक है, और राज्य की ओर से सभी प्रमुख कार्य राष्ट्रपति स्वयं करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन भारत जैसे देश की अगर बात करें तो भारत जैसे देश में हमारे राष्ट्रपति हमारी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला यह है कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, तो इस शासन पद्धति में राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से ही अपने मंत्रिमंडल का चयन करेगा। तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वह अपने ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि में, मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में विभाग या मंत्रालय को संभालने के लिए योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। ठीक है, भले ही वह सदन का सदस्य हो या ना हो। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वह विधानमंडल का अंग नहीं होता। इसलिए विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसी गलतियां की हैं या संविधान का उल्लंघन किया है तो कुछ कठिन परिस्थितियों में विधानमंडल के द्वारा महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, ये मनमाने तरीके से इसको हटाया नहीं जा सकता। किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो ये होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन पद्धति या संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो वह है अध्यक्षीय लोकतंत्र। ठीक है, इसमें जनता सीधे सीधे वोट देती है राष्ट्रपति को। तो ये हुआ यहाँ पर अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है समाजवादी लोकतंत्र। तो तीसरा प्रकार है समाजवादी लोकतंत्र। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो समाजवादी को पढ़ने से पहले आपको समाजवाद का अर्थ याद रखना होगा। तो समाजवाद का अर्थ क्या हो जाता है, तो संसाधनों का समान वितरण करना समाजवाद कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार का लोकतंत्र जिन देशों में होता है जहां पर संसाधनों का समान वितरण किया जाता है, ऐसे लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए अर्थ क्या हो जाता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की यह वकालत करता है, और इस प्रणाली को सामान्यतः समाजवादी दल की तानाशाही के रूप में भी जाना जाता है। तो इन देशों में जहां जहां पर भी है, तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ, मतलब वर्तमान में रूस और वर्तमान में चीन। ये समाजवादी लोकतंत्र के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर संसाधनों का समान वितरण तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी दल के माध्यम से यहाँ पर शासन किया जाता है। तो यह तानाशाही के रूप में भी, या समाजवादी दल को हम तानाशाही के रूप में भी जानते हैं। अब इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है। तो समाजवादी लोकतंत्र यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ है, इसका उदाहरण चीन भी है और रूस भी है। तो ये दोनों इसके उदाहरण है फ्रेंड समाजवादी लोकतंत्र के। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें शासन के 3 अंग। अब शासन के 3 अंग कौन से होते हैं, तो शासन के 3 अंग या सरकार के 3 अंग।
तो देखिए इसमें 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है विधायिका। तो इसमें आपको याद रखना है कि शासन के 3 अंग हैं। पहला हो जाता है विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब पहला जो अंग होता है सरकार का या शासन का, तो इसको हम विधायिका कहते हैं। और विधायिका का मतलब होता है कि कानून बनाने वाली संस्था। तो जो संस्था कानून का निर्माण करती है, विधि बनाने का कार्य करती है, इस संस्था को हम कहते हैं विधायिका। तो हमारे भारत में हम देखें तो भारत में विधायिका किसको कहा जाएगा, तो भारत में विधायिका संसद को कहा जाएगा केंद्र के स्तर पर, और राज्य के स्तर पर विधानमंडल को कहा जाता है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है केंद्र के स्तर पर, दूसरा होता है राज्य के स्तर पर। अब केंद्र के स्तर पर विधायिका किसको कहते हैं, तो केंद्र के स्तर पर विधायिका कहा जाता है संसद को। तो संसद को क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी संसद जब कोई भी कानून बनाती है तो इसको पूरे भारत में लागू किया जाता है, ठीक है। और हमारे भारत की जो संसद होती है तो यह किससे मिलकर बनती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत के संसद लोकसभा से, राज्यसभा से और हमारे राष्ट्रपति से, इन तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। और हमारे भारत में जो लोकसभा होती है तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत की जो लोकसभा होती है तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और हमारे राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में इसे भंग भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारे भारत में उच्च सदन होता है, और इसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके बाद फिर आते हैं राष्ट्रपति। तो ये तीनों को मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ये प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में दूसरी आ जाती है राज्य के स्तर पर विधायिका। तो राज्य के स्तर पर विधायिका किसे कहते हैं, तो विधानमंडल को, लेजिस्लेचर को कहा जाता है। तो राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है विधायिका, ठीक है। अब इस विधानमंडल में किसको किसको शामिल किया जाता है, किससे किससे मिलकर विधानमंडल बनता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें विधानसभा को, इसके बाद विधान परिषद को और हमारे राज्यपाल को, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है विधानमंडल, ठीक है। अब मान लीजिए कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानमंडल कैसे बनेगा, तो वहां पर विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर विधानमंडल का गठन कैसे होगा, तो यहाँ पर विधानमंडल विधानसभा प्लस राज्यपाल, ये 2 से मिलकर बनता है विधानमंडल। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। अब इसके बाद में जो विधानसभा होती है तो आपको ध्यान रखना होगा, तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वैसे विधानसभा को भी राज्यों के स्तर पर निम्न सदन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विधानसभा होती है तो इसका कार्यकाल कितना होगा, मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और इसके बाद फिर हमारे राज्यपाल इसे विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, इसलिए विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विधान परिषद। तो विधान परिषद को राज्यों के स्तर पर उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इस विधान परिषद को हमारे राज्यपाल भंग नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहने का कारण यह है कि विधान परिषद को हमारे राज्यपाल भंग नहीं कर सकते, और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए अगला जाता है इसमें फिर राज्यपाल। तो राज्यपाल को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर, भारत के स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, या भारत के राज्याध्यक्ष होते हैं, या भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ऐसे ही
हम देखते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल राज्य के स्तर पर प्रथम नागरिक होते हैं, राज्य के स्तर पर। और इसके बाद में फिर राज्य के प्रथम संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो ये इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानसभा और हमारे राज्यपाल से मिलकर इसका गठन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में आते हैं कार्यपालिका पर। तो कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसका काम क्या होगा, तो विधायिका ने जो कानून बनाया है तो उस कानून को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को मैं आगे बता रहा हूं कि इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन होता है तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसके बाद फिर देखिए न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या काम करती है, तो हमारी विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी जांच करती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका यह जांच करेगी कि विधायिका ने ऐसा कोई कानून तो नहीं बना दिया जिससे हमारे देश में हिंसा भड़क सकती है, जिससे हमारे देश में लोग नाराज हो सकते हैं। कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो संविधान का उल्लंघन करता हो। और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। इतना अधिकार होता है हमारी न्यायपालिका के पास। ठीक है, अब इस न्यायपालिका में होगा कौन कौन, तो इस न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके बाद इसी को हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे भारत में कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये भारत में सबसे उच्च स्तर पर है, शीर्ष स्तर पर है न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। फिर इसके बाद में अलग अलग राज्यों में तो राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद में जिला जो उच्च न्यायालय होते हैं, फिर इनके अधीन जो न्यायालय कार्य करते हैं तो उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और इन्हीं को जिला एवं सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इसमें देखते हैं कार्यपालिका को। शासन का या सरकार का अगला अंग है कार्यपालिका, तो इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या काम करती है, तो विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है तो उन कानूनों को, उन विधियों को, उन विधानों को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। अब जो कार्यपालिका होती है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो जिन्हें हमारे जनता के द्वारा चुना जाता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। और इसे राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यह स्थायी नहीं होती। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या किसी सदस्य का 6 वर्ष होता है। मतलब कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, और अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है तो यह जनता के द्वारा चुनी जाती है, और यह भी 2 प्रकार की हो जाती है, एक नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है तो नाम मात्र की कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये से नाम मात्र की होती है, इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ इनका काम होता है हस्ताक्षर करना। तो इस नाम मात्र की कार्यपालिका में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे महामहिम राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के अधीन रहकर सारी मंत्रिपरिषद कार्य करती है। इसके बाद में राष्ट्रपति की ओर से ही ये सारे मंत्री लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो भी प्रस्ताव पास किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर करना हमारे राष्ट्रपति का कार्य होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो इनका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। ऐसे ही राज्यों के स्तर पर हम देखें तो राज्यों के स्तर पर हमारे राज्यपाल नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं, क्योंकि राज्यों के स्तर पर इनका वास्तव में कोई कार्य नहीं होता। वास्तव में कार्य तो कौन करती है, मंत्रिपरिषद करती है। आ रहा समझ में? तो याद रखना आप लोग कि राज्य के स्तर पर राज्यपाल ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि ये राज्य के स्तर पर वास्तव में कोई कार्य नहीं करते हैं।
इनका काम सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। जो भी विधेयक इनके पास पहुंचेगा उस पर हस्ताक्षर करना है। अब इसके बाद फिर दूसरी होती है यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका में वास्तविक कार्यपालिका। अब वास्तविक कार्यपालिका, इसे भी जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब वास्तविक कार्यपालिका में किसको किसको शामिल किया जाता है, एक होती है इसमें केंद्र के स्तर पर और दूसरी हो जाती है राज्य के स्तर पर। अब केंद्र के स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका में किसको शामिल किया जाता है और क्यों कहते हैं इसको वास्तविक कार्यपालिका, तो इसको वास्तविक कार्यपालिका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वास्तव में सारे कार्य यही करती है, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य हैं वास्तव में यही कार्यपालिका करती है, इसलिए इसका नाम होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो केंद्र के स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और उसकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य हैं सारे कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद करती है, इसलिए इसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। फिर इसके बाद में राज्य के स्तर पर किसे कहा जाता है, तो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री और उसकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका में शामिल किया गया है, क्योंकि राज्य के स्तर पर वास्तव में देखा जाए तो सारे कार्य यही मुख्यमंत्री और इनकी अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद करती है। हमारे राज्यपाल तो सिर्फ हस्ताक्षर करने का कार्य करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये यहाँ पर राजनीतिक आधार पर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री, इसको सीधे जनता नहीं चुनती है, ठीक है, संसद के सदस्य के रूप में जनता इन्हें चुनती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ये मैं आपको जब इनका टॉपिक आएगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर इसके बाद में जो मंत्री परिषद होते हैं, तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्री कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनको हटाया जा सकता है, तो ये सब मैं आपको जब इनका टॉपिक आएगा संघीय कार्यपालिका तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर ऐसे जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को हमारी जनता नहीं चुनती है, हमारी जनता तो इन्हें विधायक के रूप में चुनती है। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद के तहत हमारे राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं और किन परिस्थितियों में हमारे राज्यपाल इन्हें हटा भी सकते हैं, तो ये सब मैं आपको जब इसका टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा राज्य की कार्यपालिका में। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें स्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका में किसे शामिल किया जाता है, तो इसमें अधिकारी वर्ग को शामिल किया गया है। ये इनका कार्यकाल स्थायी होता है, मतलब इनकी जो उम्र निर्धारित है तो उम्र जब तक इनके नहीं होगी तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं और इन्हें जनता नहीं चुनती, ये सेलेक्टेड होते हैं, ये चयनित होते हैं, ये अपनी मेहनत के दम पर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, और इसलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका में रखा जाता है। अगर ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी है तो ही इन्हें बर्खास्त किया जाएगा, अन्यथा इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है। तो इनकी जो उम्र निर्धारित है तो अपनी उम्र के अनुसार ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं ज़्यादातर जो सरकारी अधिकारी होते हैं या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है 62 वर्ष, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है तो इसमें इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। तो इसमें हम देखते हैं कि स्थायी कार्यपालिका में केंद्र स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। अब इसके बाद फिर राज्यों के स्तर पर इसमें राज्य के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। तो ये दोनों ही स्तर के अधिकारी जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं होगी, जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक ये अपने पद पर रहते हुए कार्य करते रहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जनता नहीं चुनती है और इनको 5 साल के लिए 6 साल के लिए नहीं रहना पड़ता। ये एक बार जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो जब तक इनकी आयु पूरी नहीं होगी, मतलब 62 वर्ष नहीं होंगे, तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। तो जब तक इनकी आयु कितनी नहीं होगी, 62 वर्ष, तो 62 वर्ष जब तक नहीं होगी तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहते हैं, इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार मतलब विश्व में संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से संविधान को 4 भागों में बांटा जाता है या इसके 4 प्रकार होते हैं। तो जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार संविधान को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला प्रकार होता है विषय वस्तु के आधार पर
और दूसरा होता है संशोधन के आधार पर, और तीसरा होता है संघ के आधार पर, और चौथा होता है उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे 4 प्रकार में इसे बांटा गया है। अब पहला प्रकार देखिए इसमें विषय वस्तु के आधार पर, तो पहला प्रकार हो जाता है अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान का मतलब जो लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। तो ऐसा संविधान जो हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। अब विश्व में ऐसा कौन सा संविधान है जो लिखित नहीं है? तो आपको याद रखना होगा, तो विश्व में ऐसा संविधान है ब्रिटेन का संविधान, तो यह हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। आ रहा समझ में? ये अलिखित है, सब मौखिक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, तो ये ब्रिटेन का संविधान है अलिखित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा होता है लिखित संविधान। अब लिखित संविधान का मतलब क्या हो जाता है? तो वह संविधान जो लिखित रूप में प्राप्त है, या यहाँ पर सारे प्रावधान लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो ऐसा लिखित संविधान हमारे भारत का भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, या विश्व का वह कौन सा देश है जिसने अपना संविधान लिखा था। तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने संविधान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। तो कब की बात है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो वह 1787 में शुरू कर दी थी, याद रखना। और इसका जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसने लागू कब किया था? तो 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना संविधान लागू कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो विश्व में आधुनिक संविधान का निर्माता किस देश को कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संविधान निर्माता कहा जाता है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूं पूछ सकता है कि आधुनिक संविधान का निर्माता किस देश को कहते हैं? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान बनाने का श्रेय इस संयुक्त राज्य अमेरिका को ही दिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला आ जाता है संशोधन के आधार पर। तो संशोधन के आधार पर इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। तो पहला हो जाता है लचीला संविधान, और दूसरा होता है कठोर संविधान। अब इसमें आपको ध्यान रखना है लचीला संविधान। अब लचीला संविधान किसे कहते हैं? तो वह संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सके, उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन से देश का संविधान है जहां पर संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है, सरल तरीके से किया जा सकता है? तो ऐसा संविधान है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है जहां पर संशोधन आसानी से किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर वही दूसरी तरफ कठोर संविधान। तो कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो वह संविधान जिसमें संशोधन का तरीका कठिन होता है, कठोर तरीके से संशोधन किया जाता है, आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान बहुत कठोर है, जहां पर संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ऐसा उदाहरण आपको याद रखना है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां का संविधान बहुत कठोर है, जहां पर संशोधन करना सरल नहीं है। यहाँ पर संशोधन करना तो बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर संविधान में संशोधन होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारे भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो हमारा भारत का संविधान, पहली बात आपको याद रखना है कि लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान, क्योंकि भारत के संविधान में हम देखते हैं तो जो मूल अनुच्छेद हैं अभी कितने हैं? 395, और भाग कितने हैं? 22, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो इतनी अनुसूचियां और इतने अनुच्छेद और इतने अध्याय विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
ये आपको ध्यान रखना होगा। और भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर है। तो हमारा भारत का संविधान कुछ परिस्थितियों में लचीला संविधान है और कुछ परिस्थितियों में भारत का संविधान कठोर संविधान है। आ रहा समझ में? मतलब हमारे भारत में संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक तो साधारण विधि के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा, और दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा। तो साधारण विधि में क्या होता है? तो साधारण विधि में हम देखते हैं कि आधे से अधिक मतों की आवश्यकता होती है या आधे से एक अधिक मत की आवश्यकता होती है। और जबकि जो विशेष बहुमत होता है तो विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर संविधान में संशोधन होता है। तो जब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है तो वह संविधान होता है कठोर संविधान। और जब हमारे भारत के संविधान में साधारण विधि से अगर संशोधन कर दिया जाता है तो वह होता है फिर उस स्थिति में लचीला संविधान। तो भारत का संविधान दोनों प्रकार का है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो हमारे भारत का संविधान इन दोनों के बीच का मार्ग है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फिर संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर संविधान के 2 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। अब एकात्मक संविधान का अर्थ क्या होता है? तो एकात्मक संविधान का अर्थ होता है कि जब शासन करने की शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति जब केंद्र के पास होती है तो ऐसे संविधान को हम एकात्मक संविधान कहते हैं। मतलब जिस देश के संविधान के द्वारा निर्णय लेने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी जाती है तो उसे हम एकात्मक संविधान कहते हैं। तो ऐसा संविधान कहाँ का है कि जहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। तो इसका उदाहरण है जैसे चीन है, रशिया है और भी अन्य देश होते हैं जो एकात्मक संविधान का उदाहरण है। तो इसमें आ जाता है चीन, इसके बाद फिर रूस। ये ऐसे देश है जहाँ पर एकात्मक संविधान है। ठीक है। अब इसके बाद फिर संघात्मक संविधान क्या होता है? तो संघात्मक संविधान का मतलब होता है कि इसमें दोनों ही सरकार, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, दोनों को ही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। आ रहा समझ में? तो ऐसे संविधान को हम संघात्मक संविधान कहते हैं। मतलब यह हुआ कि जिस देश के संविधान के द्वारा कानून बनाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को प्रदान की जाती है, तो ऐसे संविधान को हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं या संघात्मक संविधान कहते हैं। तो विश्व में इसका उदाहरण क्या है? तो विश्व में इसका उदाहरण है कनाडा। तो कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर संघात्मक संविधान है। मतलब यहां पर केंद्र सरकार भी कार्य करती है और राज्य सरकार भी कार्य करती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तो राज्य सरकार भी कानून बनाती है। केंद्र सरकार अगर निर्णय लेती है तो राज्य सरकार भी निर्णय लेती है। ये है कनाडा का संविधान, संघात्मक संविधान का उदाहरण। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब हमारे भारत में किस प्रकार का संविधान है? तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में एकात्मक संविधान के लक्षण भी हैं और संघात्मक संविधान के लक्षण भी हमारे भारत के संविधान में। मतलब जब भारत में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय हमारे भारत में निर्णय लेने की समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा भारत का संविधान एकात्मक संविधान होता है। और जब सामान्य परिस्थितियां होती है तो सामान्य परिस्थितियों में जो निर्णय हमारी केंद्र सरकार लेती है तो वही राज्य के स्तर पर हमारी राज्य सरकार भी लेती है। इसके बाद केंद्र के स्तर पर हमारी संसद कानून बनाती है तो सामान्य परिस्थितियों में हमारे राज्य के विधानमंडल भी कानून बनाते हैं और उसको लागू भी करते हैं। ठीक है। तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जो अनुसूची है 7, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को होता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य की सरकार या फिर हमारे राज्य के विधानमंडल को होता है। और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र को भी और राज्य को भी। और अगर मान लीजिए कि दोनों में किसी विषय को लेकर विवाद होता है, मतभेद होता है, तो हमारी संसद के द्वारा या हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वह मान्य होता है।
इसी को अवशिष्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो हमारे भारत का जो संविधान है वह इन दोनों का मिश्रण है। हमारे भारत में इन दोनों के ही बीच के मार्ग को अपनाया गया है। अब इसके बाद फिर अगला आता है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है विकसित संविधान और दूसरा होता है निर्मित संविधान। इसको दो भागों में बांटा गया है। अब विकसित संविधान किसे कहते हैं? तो विकसित संविधान का मतलब यह होता है कि जिस संविधान को लिखित में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो फिर यह कैसा बना है यह संविधान? तो इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका विकास हुआ है, इसको विकसित आधार पर प्राप्त होता है हमें यह। मतलब कि वह संविधान जो रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर, रूढ़ियों पर, राजा के आदेशों पर आधारित होता है, ऐसे संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। तो विश्व में ऐसा कौन सा संविधान है जो विकसित रूप में प्राप्त है, मतलब कोई लिखित विवरण उसका प्राप्त नहीं है? तो ऐसा संविधान का उदाहरण है, याद रखना, ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटेन का संविधान होता है फ्रेंड, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? यह विकसित संविधान है। मतलब यह संविधान किस पर आधारित है? तो राजाओं के आदेश पर आधारित है। यह संविधान पुरानी परंपरा, पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, रूढ़ियां होती है, उस पर आधारित यह संविधान है ब्रिटेन का संविधान। तो इसे विकसित किया गया है, इसलिए इसे विकसित संविधान कहते हैं, या इसी को अलिखित संविधान भी कहते हैं। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकसित संविधान किस देश का संविधान है? तो यह है ब्रिटेन का संविधान। और यह संविधान किस पर आधारित है? तो राजाओं के आदेश पर आधारित है। यह संविधान पुरानी परंपराओं पर आधारित है, पुराने रीति रिवाज पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है निर्मित संविधान। तो निर्मित संविधान का मतलब होता है कि वह संविधान जिसका निर्माण किया गया हो। तो जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपना संविधान सबसे पहले लिखा था, उसका निर्माण किया था। ऐसे ही हमारे भारत में भी संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो विश्व के स्तर पर देखा जाए तो आधुनिक संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। और हमारे भारत में संविधान निर्माता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान निर्माता, क्योंकि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे भारत का संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान। तो आपको याद रखना होगा। तो यूएसए इसमें आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर इसके बाद में हमारा भारत इसमें आ जाता है, क्योंकि भारत का संविधान कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर संविधान के प्रकार भी समाप्त हो जाते हैं। अब जो अगली क्लास होगी हमारी, वह होगी जितने भी अधिनियम आए हैं, मतलब हमारे भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। तो संविधान के विकास में कुछ अधिनियमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उन अधिनियमों में जो प्रावधान किए गए थे वही हमारे भारतीय संविधान के आधार बने थे। ठीक है फ्रेंड। तो ये अधिनियमों का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।